Hello, students. We are reading our second chapter, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सोशलिज्म आइडिया यूरोप में पढ़ रहे हैं और उसके बाद में रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, राइट? सो वी आर सीइंग दैट यहाँ पर रॉबर्ट लेविन और उनके साथ ही साथ लुइस ब्लैंक, इन दो पीपल्स ने सोशलिज्म का आइडिया यूरोप में एमर्ज किया था। जब वहाँ पर रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे और कंजर्वेटिव्स थे, जनरली ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट में रूल करती थी, तब वर्किंग क्लास पीपल के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जब कैपिटलिस्ट का रिज़ाइम था, कैपिटलिस्ट लोगों का टाइम था, मतलब कि इंडस्ट्रियल ओनर्स जो थे वो सिर्फ प्रॉफिट गेंस अपने आप में, उनको सिर्फ उनसे मतलब था, और वर्कर्स जो थे उनके लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थी। तो सोशलिस्ट कम्युनिटी बनाई थी, लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवेन ने मिलके सोशलिज्म का आइडिया दिया था, राइट? उसके बाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, इन दोनों ने कोऑपरेटिव्स का आइडिया दिया था और उन्होंने कहा था कि कैपिटलिस्ट रिजाइम को अब ख़त्म करना पड़ेगा और उसके अपोजिशन में एक और हम लोगों को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी, और उस सोसाइटी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट सोसाइटी, राइट? नाउ नेक्स्ट द टॉपिक वी आर रीडिंग इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब ये जो सोशलिज्म का आइडिया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने एडप्ट किया था, अब हम उसको सपोर्ट कैसे मिला, राइट? तो वो पढ़ेंगे। By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। 1870s तक क्या हुआ था कि सोशलिस्ट आइडिया जो थे वो पूरे यूरोप में फैल गए थे, पूरे यूरोप की हर कंट्रीज़ में, और उनके एफ़र्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट्स ने मिलके एक इंटरनेशनल बॉडी बना ली थी, मतलब कि एक इंटरनेशनल पार्टी बना ली थी जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में एक यूनियन था, और उसका नाम क्या दिया था? सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल मतलब क्या स्टूडेंट? की फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टी तो कैपिटलिस्ट की बनी हुई थी, अब उसके अपोजिशन में एक और इंटरनेशनल पार्टी थी जिसका नाम क्या रखा गया था? सेकेंड इंटरनेशनल, राइट? नाउ workers in England and Germany began to forming associations to fight for better living and working conditions. इंग्लैंड और जर्मनी जो कि यूरोप की ही कंट्रीज़ थी, वहाँ के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने अपने एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट कर दिए, काय के लिए? अच्छी बेटर लिविंग के लिए और अच्छी वर्किंग कंडीशंस के लिए, मतलब कि वर्क आवर्स कम हो, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड और सैनिटेशन हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, राइट? उसके लिए इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स ने एसोसिएशंस बनाए थे, तो ये सोशलिज्म का सपोर्ट करते हुए ही बनाए थे, राइट? दे सेटअप फंड्स। अब उन्होंने क्या क्या किया था? अपनी कम्युनिटी बना के उन्होंने फंड्स को सेटअप किया था टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? कि रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स और राइट टू वोट, वोट करने का राइट उनको मिले, और वर्किंग आवर्स में कमी हो, ठीक है, मतलब उनको कम घंटे काम करना पड़े। और उन्होंने वो सारे लोअर क्लासेस के पीपल थे, तो उन्होंने एक दूसरे के अपने एसोसिएशन के मेंबर्स को हेल्प करने के लिए फंड्स भी सेटअप कर देते थे वो लोग, राइट? तो ये जर्मनी और इंग्लैंड के वर्कर्स ने मिलकर अपनी एसोसिएशंस बनाई थी। अब जर्मनी में इन एसोसिएशंस का नाम क्या था? एसपीडी, सॉरी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। स्टूडेंट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म एसडीपी नहीं है, बिसाइड्स दिस इसका शॉर्ट फॉर्म है एसपीडी। ये गलत नहीं है, एसपीडी ही कहा जाता है उसको, ठीक है? तो जर्मनी में जो पार्टी बनी थी, वर्कर्स की एसोसिएशन पॉलिटिक्स में जब उतरे थे, तो उनका नाम क्या था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से ही ये पार्लियामेंट में सीट विन कर रहे थे, मतलब जीत रहे थे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स की लोअर क्लासेस पीपल जो हैं, वर्कर्स हैं, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पावर पाने के लिए, ताकि उनको पावर मिल जाए और वो अपना अपोजिशन में स्टैंड रख सकें, राइट? In 1905, socialist and trade unionists formed a labor party in Britain. ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने मिलकर बनाई थी लेबर पार्टी।
ब्रिटेन में, ठीक है। यही हमने जर्मनी में पढ़ा तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी। एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और फ्रांस में कौन सी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी। ओके, हाउएवर till 1914 socialists never succeed in forming a government in Europe। 1914 तक सोशलिस्ट पार्टी को कभी गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिला, मतलब कि कभी उन्होंने इतनी सीट्स जीती ही नहीं। रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की ही गवर्नमेंट बनती आ रही थी, लेकिन वो कुछ सीट्स तो जीत ही जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया और लेजिस्लेशन को शेप किया। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continue to be run by conservatives, liberals and radicals। ठीक है, तो conservatives, liberals और radicals की गवर्नमेंट चली आ रही थी, और उसमें कुछ सीट्स किसकी थी, ये सोशलिस्ट लोगों की भी थी। ठीक है, अब स्टार्ट होता है रशियन रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, पूरे यूरोप में जब सोशलिस्ट के आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे, तब रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ उन आइडियाज़ को सुन के। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है, तो इसका हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी पढ़ लेते हैं। इन वन ऑफ लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स्ड। ये सिचुएशन जो थी कुछ जहाँ पे कम इंडस्ट्रीज़ थी, यूरोप के कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पे कम इंडस्ट्रीज़ थी, जहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा थे, तो ये सिचुएशन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। सोशलिस्ट took over the government in Russia through the October Revolution of 1917। स्टूडेंट, 1917 के अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया था। मतलब गवर्नमेंट तो रेडिकल्स, लिबरल्स या कंजर्वेटिव्स की चल रही थी, लेकिन एक तरीके से अपना हक जताना, तो सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया था रशिया में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम थी, वहाँ पे मेजोरिटी किसकी थी, सोशलिस्ट की थी। ठीक है, द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। मतलब कि फरवरी 1917 में वहाँ पे रशिया में जो मोनार्की थी उसको हटा दिया गया था, उसको हटना पड़ा था अपनी जगह से, वहाँ के जो राजा थे उनको हटा के, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के जो इवेंट्स हुए थे उनको नॉर्मली हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। हाउ डिड दिस कम, ये सब कैसे हुआ। वॉट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया, रशिया में सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी जब रिवॉल्यूशन हुआ। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस लुक एट द रशिया फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम रशिया की कंडीशन रिवॉल्यूशन के कुछ ईयर्स बिफोर देखते हैं। जो 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ था, हम लोग 1914 में पढ़ेंगे रशियन एम्पायर कैसा था। ठीक है, तो रशिया में किसका राज चल रहा था, मोनार्कियल रूल था, और मोनार्क कौन थे, सार निकोलस सेकंड। इन 1914 सार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, and parts of Poland, Ukraine, and Belarus। मतलब कि मॉस्को की टेरिटरी के अराउंड, उनकी टेरिटरी मॉस्को के अराउंड रशियन एम्पायर में प्रेजेंट डे में ये जो कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सब इंक्लूडेड थे पूरे रशियन एम्पायर में। मतलब सार निकोलस इन सभी पे रूल करते थे एट दैट टाइम। It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan। मतलब कि कहाँ कहाँ तक स्ट्रेच बढ़ा हुआ था, अभी के सेंट्रल एशिया की कुछ स्टेट्स भी। ठीक है, द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स केमिस्ट्री। मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। मतलब कहाँ के थे वो, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में के रहने वाले ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। मतलब पूरे एम्पायर में मेजोरिटी तो सिर्फ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की थी, जो कि किनको मानते थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च
के फॉलोअर्स थे, राइट। और उस एम्पायर में कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे, ठीक है। दिस इज़ द मैप स्टूडेंट्स, दिस मैप इंक्लूड्स द रशियन एम्पायर एंड यूरोप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक economy and society of Russia we will read in the next video. तब तक keep studying.